सेकंड हमने लास्ट जो हमारा डिस्कशन था वो किया था रिलेटेड टू एक हाइड्रोजन और नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, आज अगर हम उसे शुरू करें या उसे लेके आगे चलें तो इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास वो कहलाता है बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन विद अदर एलिमेंट्स। इस इन सब का जो नाम है उसे हम जैसे जनरली एक लफ्ज से याद कर रहे होते हैं, एक लफ्ज यूज कर रहे होते हैं, और वो क्या होता है? वो होता है हाइड्राइड्स। ठीक है, फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्राइड्स होते हैं। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। आयनिक हाइड्राइड्स में कौन कौन इंक्लूडेड होता है? हम कहते हैं कि इसमें बेसिकली अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इंक्लूडेड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन क्या होती है? एक्सेप्शन होती है बेरिलियम और मैग्नीशियम की, ये दोनों इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, तो क्या होता है, इनका कॉम्बिनेशन जो है वो किसी भी तरह से अगर हम बना लें तो वो हाइड्रोजन के साथ आयनिक हाइड्राइड कहलाता है। फॉर एग्जांपल अल्कली मेटल्स में कौन कौन ले लेते हैं? हम ले लेंगे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अल्कलाइन में कौन कौन ले सकते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम नहीं ले सकते, कैल्शियम ले सकते हैं, बेरियम ले सकते हैं ऑल। तो इनकी जो जनरल इक्वेशन यहाँ पे हम लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? फॉर वन ए अगर एम रिप्रेजेंट करता है वन ए का कोई मेंबर, ये कंबाइन होगा अगर हाइड्रोजन के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पे हम कंडीशन क्या रखते हैं कि हम इसे हीट करते हैं अप टू 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसी तरह से अगर ग्रुप 2A के लिए हम एम यूज कर रहे हैं तो ये अगर कंबाइन होगा हाइड्रोजन के साथ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? MH2 ठीक है, यहाँ पे भी हम इसे हीट करते हैं और 200 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। लिथियम के लिए इक्वेशन बन जाएगी लिथियम हाइड्राइड। अब देखें एन की जगह पे लिथियम आ गया। इसी तरह से कैल्शियम के लिए इक्वेशन बन जाएगी कैल्शियम हाइड्राइड, तो एन की जगह पे कैल्शियम आ गया। दोनों की कंडीशन वही रहेगी कि 200 डिग्री सेल्सियस है। तो ये तो होगा हमारे आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती थी? आयनिक हाइड्राइड्स की कलरलेस होते थे, नॉन वॉलेटाइल होते हैं। ठीक है, और अभी आ कहती हैं सॉल्ट लाइक होते हैं। बिल्कुल सही। तो आयनिक की बात करते हैं तो फौरन एक चीज जहन में आती है, वो क्या आती है? हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, फिर अगर हम आ जाएं तो हम इसकी बात करते हैं कि सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसमें होगी? सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। पोलर सॉल्वेंट कौन सा होगा? जैसे पानी होता है। और इनसॉल्युबल किसमें होगा? इनसॉल्युबल होगा किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात हो गई। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इन हाइड्राइड्स का रिएक्शन ले लें तो ये हाइड्राइड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब ये कब हाइड्रोजन गैस बनाते हैं?
तो 3 कंडीशन में ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। नंबर 1, when they react with water, when they react with acids, जबरदस्त, and when they react with alcohols। तो इक्वेशन हम कैसे लिख रहे होते हैं अपनी, यानी कि अगर हम एक हाइड्राइड ले लें, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड ले लें, और सोडियम हाइड्राइड को पानी से रिएक्ट करा दें, तो ये तो मशहूर ज़माना और बदनाम ज़माना रिएक्शन है जो हमने बचपन में पढ़ा होता है। फातिमा तो बेटा बुक खोल के बैठी है, जज्बाती हो गई, जबरदस्त, गुड, अच्छी बात है बेटा। इतना इतना टॉर्चर लेना चाहिए अपने इन दिनों में। बुक खोलने के अलावा बुक याद भी कर लीजिएगा, सही है। कहती ये है कि स्टेबिलिटी डिक्रीज आते हैं बेटा, आपकी आपकी मंजन के ऊपर भी आते हैं, जरा सबर करें। आगे चलते हैं, सोडियम हाइड्राइड फिर ले लेंगे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और बनाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है जी। फिर आ जाए एक और चीज़, 3 चीज़ें थी ना, पानी, एसिड और अल्कोहल। तो रमज़ान के अंदर हमें अल्कोहल की बातें वैसे करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन ये है कि ये पीने वाली नहीं है, ये तो ऐसे ही केमिस्ट्री की है, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, आप कर सकते हैं बात, किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा वैसे। तो ये क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने इनमें हाइड्रोजन गैस बना ली। अच्छा, एक मसला फिर वही आ जाएगा पुराने वाला हमारा, कि हम इसमें से क्या कहते हैं, हाइड्रोजन सेपरेट कैसे करेंगे। तो ये लिक्विड है, ये गैस है, आराम से अलग हो जाएगा। ये सॉलिड है, ये गैस है, आराम से अलग हो जाएगा। ये भी लिक्विड है, ये गैस है, आराम से अलग। उसके लिए कोई एज इन सेपरेशन टेक्निक की जरूरत हमें नहीं। ठीक है बेटा, ये बताइए, बात समझ में आती है सबको। अच्छा जी, अब आते हैं हम, हमारी जो बच्ची है फातिमा, उसने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर ये बता दें कि बुक में ये जो लाइन लिखी हुई है कि स्टेबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग एटमॉस्फेयर, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा और साफ सा ये है कि अगर हम ग्रुप 1 की बात करें या ग्रुप 2 की बात करें और हाइड्राइड्स की बात करें, तो हाइड्राइड्स के अंदर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कैल्शियम, ठीक है। फिर यहाँ आ जाए, बेरिलियम मैग्नीशियम तो है नहीं, तो ये वाली जगह खाली छोड़ देता। कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, ऐसे, ठीक है। अब अगर हम ये कहते हैं कि जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, जी बेटा समीर शेख कुछ कहना चाह रहे हैं आप। समीर शेख वैसे कौन है क्लास में? अदीबा, ओके, आपका आपका मैसेज आया था कि यू हैव रेज्ड योर हैंड, तो आई थॉट कि हम लोग कोई सवाल आप करना चाह रहे हैं। ओके, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, तो नीचे जाते हैं तो क्या होता है बेटा, इसका हाइड्राइड यानी कि लिथियम हाइड्राइड और इसका हाइड्राइड यानी कि सोडियम हाइड्राइड, इसमें फर्क ये होगा कि ये ज्यादा स्टेबल होगा। ज्यादा स्टेबल होने का क्या मतलब है, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसके साथ साथ इसके जो रिएक्शन है वो थोड़े स्लो होंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, ये रिलेटिवली अनस्टेबल होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका रिएक्शन फास्ट होगा, और नीचे जाते रहें, और अनस्टेबल, और लो मेल्टिंग पॉइंट, और फास्ट एंड सो ऑन। ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई फातिमा। चल, इसके बाद क्या था, इसके बाद ये था कि हाँ, रिएक्शंस जो हैं वो फास्ट होते हैं अगर हमारे पास हो अल्कली मेटल्स,
कौन से रिएक्शन, यानी कि अभी जो हम बात कर रहे थे वाटर की, एसिड की, अल्कोहल की, और स्लो होते हैं अगर हमारे पास हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। इसके साथ साथ फिर हम ये कहते हैं कि इनको हमने अगर यूजेस में ले आए इनके, यानी कि आयनिक हाइड्राइड्स के यूजेस क्या हैं, तो सबसे पहला यूज क्या है इनका, दे आर यूज्ड एज अ सोर्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनाने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है। नंबर टू, फिर अब जब इनके बारे में हमें कुछ समझ में नहीं आ गया ना, तो हम एक चीज बड़े आराम से लिख रहे होंगे, वो क्या लिख रहे होंगे, दे आर यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देखो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता था, ये याद रखने वाली बात है कि जब हमें ये हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, तकरीबन हम हर मेटल के लिए यूज कर सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्यों यूज कर सकते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को, इसलिए यूज कर सकते हैं एज ए रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे। ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा, है ना, अपने अंदर उसमें क्या करनी होगी, ऑक्सीडेशन करनी होगी। ठीक है। तो ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है, ऐसे ही है ना। तो ये चीजें तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर अगर हम आगे चले तो आगे हम पढ़ लेते हैं कोवेलेंट हाइड्राइड्स। कोवेलेंट हाइड्राइड्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से ग्रुप मेंबर्स आ रहे होते हैं, तो ग्रुप 3A2 7 है, सब आ रहे होंगे। ठीक है। इसके अलावा हम इन्हें कोवेलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनमें क्या होगा, इनमें कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। पहले वालों को हम आयनिक क्यों कह रहे थे, क्योंकि उनके अंदर आयनिक बॉन्डिंग थी। ठीक है। इसके साथ साथ फिर अगर हम करें तो इसमें हमारे पास जो रिएक्शन है वो काफी सारे हो सकते हैं। ज़ाहिर है ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 7A तक कितने सारे एलिमेंट्स हैं, तो हम सारे तो नहीं लिख सकते। हम एक तो एग्जांपल लिख लेते हैं जो काफी ज्यादा मशहूर है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया गैस। याद आती है ये बात, ये मैंने हेबर बॉस प्रोसेस लिखा है ना। इसी तरह से अगर हम बात करें एक और मेंबर ले लें, क्लोरीन ले लें, हाइड्रोजन ले लें, तो ये क्या बना लेगा, ये सेल बना लेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यानी कि पूरी लिस्ट हो सकती है हमारे पास कि हाइड्रोजन कहाँ कहाँ जाएगा। तो पानी बना के देख सकते हैं बच्चों को, बताओ, ये भी हाइड्राइड हो सकता है। ठीक है। तो सब ये चीजें बन सकती हैं हमारे पास। हम ज़ाहिर है इसके लिए कोई और खौफनाक सा तो काम करना नहीं चाह रहे। हाँ, एक और चीज़ ये हो सकती है कि इसके अंदर आप नोट करें, इसके अंदर मैंने जो सोर्स यूज किया था, तो सोर्स खुद हाइड्रोजन था। ठीक है। एक ऐसे रिएक्शन की सीरीज भी मैं बना सकता हूँ जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन यूज ना हो, हाइड्रोजन का कोई हाइड्राइड यूज हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बाइड वाटर से रिएक्ट करे और ये बना ले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बना ले C2H2। ये तो शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी इक्वेशन, तो मुझे बताया ये कहाँ पढ़ी आपने इक्वेशन। इथाइन, जबरदस्त। प्रिपरेशन ऑफ इथाइन की ये फर्स्ट जो है वो इक्वेशन होती है ना, ऑर्गेनिक के अंदर पढ़ी है, जबरदस्त। फर्स्ट जो है ये इक्वेशन होती है और हमारे सामने होती है। इसी तरह से अब अगर हम हाइड्रोलिसिस ऑफ, जी, हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड, जबरदस्त। इसी तरह से मैं यही बात कर रहा था कि मैं एल्यूमिनियम कार्बाइड ले लूँ अगर, उसका हाइड्रोलिसिस कर दूँ, तो वो क्या बनाएगा,
मीथेन के अंदर ये भी लिखी होती है, बाजू का लिखी होती है, बाजू का नहीं लिखी होती। इसी तरह से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इन दोनों में फर्क क्या है बेटे, देखो ये है हमारे लिए डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है, इसमें हमने डायरेक्ट हाइड्रोजन उठाया। ये हमारे लिए इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन नहीं उठाया, हमने हाइड्रोजन का कोई हाइड्राइड ही उठाया है, ठीक है। तो इससे हमारे पास कोवेलेंट हाइड्राइड। अब आते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो चलो बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। सबसे पहले ये होंगे कलरलेस गैसेस या वॉलेटाइल लिक्विड्स। वॉलेटाइल लिक्विड्स का क्या मतलब होगा कि जल्दी से इवापोरेट हो जाएंगे, है ना। ठीक है। फिर अगर आगे आ जाए हम, तो इसमें एक्सेप्शन क्या आ जाएगी अगेन। नहीं, देखो जब मैं गैस और वॉलेटाइल लिक्विड की बात कर रहा हूँ ना, तो मेल्टिंग पॉइंट नहीं कहोगे, फिर कहोगे बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्ट तो ऑलरेडी हो गया ना ये। सॉलिड तो है ही नहीं इसमें कुछ भी, है ना। बॉइलिंग पॉइंट से बात करना पड़ेगा, और फिर हाई बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, फिर होगा लो बॉइलिंग। मेल्टिंग पॉइंट तो बेटा उस चीज का होगा ना जो सॉलिड होगी, तो सॉलिड ही नहीं है, ठीक है। फिर अगर आगे आ जाए हम, तो फिर हमारे पास क्या है भाई, इसमें एक्सेप्शन जाहिर है वाटर की आ जाएगी, क्योंकि वाटर खतरनाक होता है। वाटर जो है वो ना ही वॉलेटाइल होता है, ना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो वो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा होता है, ठीक है। वो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्साइड मौजूद होता है, यानी कि ऑक्सीजन मौजूद होता है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वो इतने आराम से जान नहीं छोड़ता। फिर इसके अलावा और कोई खास प्रॉपर्टीज हमारे पास नहीं है। हाँ, हमें ये ज़रूर याद करना पड़ेगा इसमें कि इसमें वैसे तो 3A से लेके 7A तक हमने सभी लिख दिया, लेकिन 3A और 4A, अगर हम इनके हाइड्राइड्स की बात करेंगे तो ये है न्यूट्रल हाइड्राइड्स। अगर हम बात करते हैं 5A की, तो ये है बेसिक हाइड्राइड्स। अगर हम बात करते हैं 6A की और 7A की, तो ये कौन से होंगे फिर, जाहिर है ये हो जाएंगे एसिडिक हाइड्राइड्स। ये जहन में रखिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो नया नेक्स्ट कैटेगरी होगी, दैट वुड बी कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। भाई फिजा आज सिर्फ कोई हमारे हमारे ही कोचिंग की बच्ची है। ओके, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, थैंक यू। कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स की अगर हम बात करते हैं, इसमें अच्छा, इसमें हमारे पास क्या क्या आएगा, इसमें हमारे पास आएंगे ग्रुप 3 एलिमेंट्स। ग्रुप 3 एलिमेंट्स जो हैं, इनके बाइनरी कंपाउंड्स। अच्छा, ग्रुप 3A के बाइनरी कंपाउंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि ग्रुप 3A में क्या क्या होता है। तो देखें, ग्रुप 3A के अंदर होगा बोरॉन, एल्यूमिनियम, हीलियम, इंडियम, थेलियम, ठीक है। ये सारे हो सकते हैं। तो अब अगर आपने कोई बोरॉन का कोई बाइनरी कंपाउंड कहती है किताब, तो बाइनरी कंपाउंड का क्या मतलब है, बोरॉन का हाइड्राइड भी हो सकता है ना, बोरॉन का कार्बाइड भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। तो वो कहते हैं कि ये अनस्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। अब ये बात समझें कि मैं ये नहीं कह रहा कि 3A वाले अनस्टेबल है, मैं ये कह रहा हूँ 3A के बाइनरी कंपाउंड्स। और क्योंकि वो हमारी बुक कह रही है कि हम हाइड्राइड्स के टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे, तो आपके जहन में फौरन से ये आना चाहिए कि ये बोरॉन हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं। तो 3A के भी बाइनरी कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे, सबकी सिर्फ हाइड्राइड्स की बात कर रहे हैं। तो अब ये वाला खुद क्या है, ये खुद अनस्टेबल है।
ये वाला खुद क्या है, ये खुद अनस्टेबल है। बात समझ में आई? अब क्या होता है, अब ये होता है कि ये 3A वाले, बल्कि बोरॉन तो एक्सेप्शन में आएगा ना। आई एम सो सॉरी। नहीं बेटा, बोरॉन तो एक्सेप्शन में आएगा, बोरॉन तो स्टेबल होता है। नहीं, ये मैंने सिर्फ दो की एग्जांपल दिए, ये सारे अनस्टेबल होंगे। ठीक है, सिवाय बोरॉन के, बोरॉन वाला स्टेबल होता है। ठीक है, सही है बेटा, समझ में आ गई बात। सारी पूरी लिस्ट लिखी जा सकती है जो कि अनस्टेबल की होगी, बट बोरॉन एक्सेप्शनल केस में है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हाँ, तो कहाँ था मैं? क्या करना था? 3A वाले को लेके जाना था अल्कली के पास। इनका जो मिक्सचर होगा, यानी कि 3A+1A, ये बनाएगा कॉम्प्लेक्स। कैसे होगा? जैसे एक 3A से ले लेते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और 1A से ले लेते हैं लिथियम हाइड्राइड, इन्हें मिला लें तो क्या बन जाएगा? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये लिथियम एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स बनेगा पूरा। और फिर कॉम्प्लेक्स का पूरा नॉमेनक्लेचर होता है। तुम लोगों ने पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर? बताओ इसका क्या नाम होगा? तो इसका नाम होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सीधी सी बात है, खत्म, कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, और ये है भाईजान एक अदद ग्रे सॉलिड, और ये सबसे पहले डिस्कवर किया था पिनहोल्ट बंदे ने। तो मैंने कहा कुछ अपनी अपनी जनरल नॉलेज भी शेयर कर दूं ना, और बॉन्ड है पिनहोल्ट और जेम्स बॉन्ड है, मैंने इसको जेम्स बॉन्ड से। ठीक है जी, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स के बारे में ये वाली थोड़ी बहुत बात हो गई। और क्या करना है भाई? हाँ, और ये करना है कि फिर आगे चलते हैं। क्या? और हम क्या करें? कुछ भी नहीं करेंगे हम। तो प्रॉपर्टीज भी है इनकी। नंबर 1, शॉर्ट लाइक सॉलिड्स, स्टेबल अप टू 200 300 डिग्री सेल्सियस, सॉल्युबल इन पानी। ठीक है, इसके अलावा हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो ये वाला हाइड्राइड होगा कॉम्प्लेक्स,
ये अगेन हमें हाइड्रोजन भी दे देगा। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना लें साथ में, जाहिर है फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बन जाएगा साथ में, और फिर बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। अगेन वो दोनों लिक्विड्स होंगे, ये सॉलिड ये गैस होगी, ये एफर्वेसेंस करेगी और बाहर निकल आएगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, कौन सी टाइप होती थी वही कॉम्प्लेक्स के बाद? कॉम्प्लेक्स के बाद होती थी मेटालिक होती थी। आर यू श्योर? कॉम्प्लेक्स के बाद होती थी बॉर्डर लाइन हाइड्राइड, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मेरी केमिस्ट्री मेरी मर्जी भाई, सीधी सी बात है। तो इनके अंदर क्या होता था भाई, इनके अंदर सीन ये होता था कि ये होते थे 3A, ठीक है, प्लस 1B प्लस 2B। तो हाइड्राइड्स अगर इनके बने, यानी कि इनके हाइड्राइड्स, इनका कॉम्बिनेशन हो हाइड्रोजन से, तो हम उनको बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स कहते हैं। मैंने इसको इसलिए इस तरह से याद रखा हुआ है, ये इसके साथ मैंने इसको इसलिए रखा हुआ है क्योंकि ये भी 3A वाला है और कॉम्प्लेक्स वाला भी 3A वाला है, ठीक है, इसलिए बस मैंने इसको याद रखा हुआ है। और कोई इसमें रॉकेट साइंस मौजूद नहीं है कि मैंने पहले बॉर्डर लाइन हाइड्राइड्स क्यों लिख दिया, मैंने पहले मेटालिक हाइड्राइड्स क्यों लिख दिया, ठीक है। तो ये और सबसे ज्यादा क्यूट भी है ना, यानी कि इसके अंदर आपको कुछ भी पढ़ाना नहीं है, बस इसके आगे अंदर आपको सिर्फ ये बताना है कि इनके हाइड्राइड बॉर्डर लाइन होता है, नंबर 1, नंबर 2, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? एग्जाम्पल ये है कि हम बात कर लेते हैं कॉपर हाइड्राइड, है ना। भाई मलिया खान भी हमारा है, कोई स्कूल का बच्चा? ओके, सो के उठ के आ रहे हैं ना ये लोग। अटेंडेंस लोगों की बता। अच्छा जी, कहा था मैं, हाँ कॉपर हाइड्राइड हो सकता है, जिंक हाइड्राइड हो सकता है, ठीक है, ये एग्जांपल्स हो गए इसकी। और हम ये कहते हैं कि ये मेटल और कोवेलेंट के बीच के होते हैं, अभी इनको हम कहते हैं बॉर्डर लाइन हाइड्राइड। तो इनका बिहेवियर जो है वो मेटालिक हाइड्राइड जैसा भी होता है, और इनका बिहेवियर जो है वो कोवेलेंट हाइड्राइड जैसा भी होता है। तो ना ही ये प्योरली मेटल होता है, ना ही ये प्योरली कोवेलेंट होता है, ये बीच में होता है, ठीक है। एक बात, फिर अगर हम आगे आ जाएं तो अब हम ले लेते हैं आप लोगों की बात, कि नेक्स्ट पे हम ले लेते हैं कौन सा हाइड्राइड्स? मेटालिक हाइड्राइड्स। तो मेटालिक हाइड्राइड्स में कौन कौन होता था भाई? मेटालिक हाइड्राइड्स में बेसिकली तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, जबरदस्त, जिसमें हम वैसे तो सब लेके आ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही एक एक्सेप्शन पढ़ी है, तो इसलिए हम जो है वो उनको इंक्लूड नहीं करते, तो हम 3B से 8B तक। अच्छा, ये कोई हाइड्राइड वाइड्राइड नहीं होते, ये अगेन एक मिसनोमर टर्म है। हाइड्राइड का मतलब होता है केमिकल बॉन्ड, इनका कोई केमिकल बॉन्ड नहीं होता, यानी कि हमने जो बात कल पढ़ रहे थे हम, फॉर एग्जांपल कि प्लैटिनम लिया, ठीक है, प्लैटिनम एक मेटल है, और इस मेटल के बीच में, एटम्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेसिंग है। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर अगर हाइड्रोजन आके ट्रैप हो जाए, तो ये कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बन जाएगा, ये सिर्फ फंस जाएगी बीच में आके। तो हम ये कहते हैं कि हाइड्रोजन इनके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फंस जाती थी, तो हम इनको इसलिए मेटालिक हाइड्राइड कह देते हैं, ठीक है। तो इनका दूसरा नाम, एक और नाम इसी तरह से निकल भी आएगा, वो क्या होगा? वो होगा इंटर
स्पीशियल हाइड्राइड। ठीक है, तो इसमें हम जो एग्जांपल दे सकते हैं, एक तो मैंने आपको दी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की प्लैटिनम की, इसी तरह से निकल ये भी आ सकता है, लेकिन आप प्लैटिनम हाइड्राइड या निकल हाइड्राइड नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये कोई कंपाउंड नहीं है, कोई सब्सटेंस नहीं है। ठीक है, और निकल की तो सबसे अच्छी बात ये है, ये सबसे अच्छी चीज वो होती थी जो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में यूज होता है, शायद आपको याद हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हमें किसी चीज में हाइड्रोजन ऐड करना होता है, हम यही यूज करते हैं ना, निकल। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ जाते हैं नंबर 6 पे। नंबर 6 वाला कौन सा होगा? पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स। तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स में हमारे पास क्या क्या शामिल होगा? हमारे पास जो है वो शामिल होंगे जो हमने एक्सेप्शन छोड़ी थी पीछे, यानी कि सिर्फ बेरिलियम और मैग्नीशियम। जो एक्सेप्ट आपने पढ़ा था, एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये ले आया आप। ये एक्सेप्शन आपने कहाँ पे छोड़ी थी? आयनिक हाइड्राइड्स में छोड़ी थी। ठीक है, तो पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स इन्हीं के हाइड्राइड्स होंगे। यानी कि बेरिलियम अगर कोई हाइड्राइड बनाएगा तो वो बहुत सारे मोनोमर्स होंगे जो मिलके पॉलीमर बना रहे होंगे। मैग्नीशियम कोई हाइड्राइड बनाएगा तो वो बहुत सारे पॉलीमर्स होंगे, मोनोमर्स होंगे जो पॉलीमर बना रहे होंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ होता है? एक बेरिलियम, ये बॉन्डेड है इससे, तो फिर दूसरे हाइड्रोजन जो है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, इधर उधर हरकतें करते रहते हैं, सुकून नहीं होता उनकी जिंदगी में। ठीक है, फिर वो और मजीद हरकतें करना शुरू कर देते हैं, और मजीद हरकतें चलती रहती हैं। और ठीक है, अच्छा वैसे ये हरकत हो क्यों रही होती है भाई? इसलिए हो रही होती है क्योंकि ये भाई साहब होते हैं पॉजिटिव, ये भाई साहब होता है नेगेटिव। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो मैं इसको समझाने के लिए कह सकता हूँ कि यार ये क्या है, ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है ना ये बना रहे हैं साइंस। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग यही होती थी ना कि एक नेगेटिव का दूसरे पॉजिटिव के पास। तो जब एक सब्सटेंस के अंदर खुद से चार्जेस मौजूद है तो वो दूसरे वाले से अट्रैक्ट या रिपेल क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है ना क्योंकि वो वाले अनलाइक चार्जेस हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं ऑल। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। हम स्ट्रक्चर की रिपीटेटिवनेस की वजह से इसे कह सकते हैं कि ये एन के अंदर आ जाएगा। एन मतलब ढेर सारे होंगे। ठीक है, ये बेचारे बीच में होते हैं किन किन के? आयनिक और कोवेलेंट के बीच में होते हैं, यानी कि इनकी पोजीशन आयनिक हाइड्राइड जैसी भी है, कोवेलेंट हाइड्राइड जैसी। ठीक है, इसके साथ ही मेरा ख्याल है हाइड्राइड वाला टॉपिक खत्म हो गया। अब इसके बाद एक बच्चों वाला टॉपिक रह गया हमारा। वो क्या था? वो तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। जब हमें केमिस्ट्री में कुछ नहीं मिलता ना तो हम आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने लग जाते हैं। तो वो मैं पढ़ाऊँ? पढ़ा देते हैं भाई, पढ़ा देते हैं। सबसे पहली चीज जो आपसे एप्टीट्यूड में वो पूछेगा ना, वो पूछेगा ये कि ये कौन था जिसने जो है ये आपको बताया था? तो भाई जे जे थॉमसन थे, 1912 से 1913 में। ठीक है, इन्होंने ये हरकतें की। दूसरी बात ये फिर, तो मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। फिर से चला गया क्या? क्या मसला है आज? ओके, आ रही गुड, सही, जबरदस्त। अच्छा, मजे की बात यह है कि हम जब पंजाब बोर्ड की या फेडरल बोर्ड की बुक उठा के देखते हैं ना, तो उसमें उन्होंने सिर्फ एक पेज के ऊपर हाइड्राइड्स की बात की है, सिर्फ एक पेज के ऊपर, आप यकीन करें। और वो इससे ज्यादा अच्छे तरीके से समझाया हुआ उन्होंने।
उसकी समरी समझने आपको वहाँ मिल जाएगी कि जो चीज़ यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस क्लास के बाद ना आपको वो फाइल शेयर कर दूँगा। यानी कि एक तो ये है कि आपकी बुक है आपके पास, वो तो मौजूद है और हमने वो पढ़ भी लिया, काफ़ी तफ़सील से उसमें हमने रिएक्शन भी देखे हैं। लेकिन अगर हम समराइज़ करना चाहें ना, यानी कि बहुत वो नहीं कहते उर्दू में दरिया को कूज़े में बंद कर दो। तो वो जो एक पेज है वो इतना ज़बरदस्त तरीके से आपको बताएगा कि कौन आयनिक है, कौन कोवेलेंट है, कौन इंटरमीडिएट है, कहानी वहीं पे खत्म होती है। तो वो चीज़ एक दफ़ा ज़रूर तुम लोग टाइम निकाल के देख लेना, सही? मैं वो तुमसे शेयर कर दूँगा, पूरी नोट राइटिंग मेरे पास है और अगर उसमें कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना। इसी तरह से मैं ये भी करने की कोशिश करूँगा कि मैं अभी आपको ना एमसीक्यूज़ दूँगा कुछ, तो वो एमसीक्यूज़ भी होंगे, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे। फिल इन द ब्लैंक्स इसलिए इसमें होना ज़रूरी है क्योंकि ये याद करने वाला चैप्टर है ना, तो आपसे वो होंगे नहीं तो आप किताब से हेल्प लें बड़े आराम से और उसको फिल अप कर लें आप। लेकिन उसमें फ़ायदा ये होगा फिर आपका कि वो आपको ना याद याद हो जाएगा, ठीक है? ये ज़हन में रखना। तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन की हम बात कर रहे थे और आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास सेम प्रोटॉन एंड डिफरेंट न्यूट्रॉन्स, ठीक है? तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 0 न्यूट्रॉन। ड्यूटेरियम, 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 न्यूट्रॉन। और ट्रिटियम, 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूट्रॉन। मोस्ट स्टेबल यही होता है ना? इसे हम कहते हैं हेवी हाइड्रोजन और ये अनस्टेबल होता है, ठीक है? और अराउंड इसकी जो रिलेटिव अबंडेंस